हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम टेक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आरिफ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन सीरीज़ ऑन जनरल साइंस। ये जो 20 क्वेश्चन सीरीज़ हम लेने वाले हैं, ये हम कोई भी एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसी काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर है 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू। तो 1 कैलोरी जो इक्वल होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। और ये 4.18 जूल जो है, इसको 4.2 जूल्स पे आप लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी 4.2 भी पूछ सकता है, 4.18 भी पूछ सकता है। ठीक है। द डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसा डिवाइस जो किसी ब्लॉक का टेम्परेचर मेज़र करता है वो कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं इसके थ्रू। तो जैसे अगर किसी को फेवर होता है, किसी को बुखार होता है, तो उसको हम थर्मोमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज़। जो मानव शरीर है उसका सामान्य तापमान क्या होता है। तो अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जनरल टेम्परेचर होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है आपका, तो इसका मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि आपको बुखार है, आपको फेवर है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हुए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही स्केल सेम होंगे। मींस अगर मैं वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेज़र करूं और वही टेम्परेचर में डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करूं तो सेम आएगा। तो हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन को, जिसमें हम कन्वर्ज़न यूज़ करेंगे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे बराबर होता है। मींस -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लूइड यूज्ड इन थर्मोमीटर इज़। थर्मोमीटर में कौन सा फ्लूइड, कौन सा द्रव का हम उपयोग करते हैं। तो थर्मोमीटर में हम मरकरी यूज़ कर रहे हैं। मरकरी मीन्स पारा। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है, इकलौता ऐसा मेटल होता है, ये आप याद रखिए, जो रूम टेम्परेचर पे जो कम सामान्य जो अपना तापमान होता है उसमें द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मरकरी होता है। तो मरकरी को हम इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर रेंज ऑफ थर्मोमीटर इज़। जो थर्मोमीटर होता है उस पर तापमान की रेंज क्या लिखी होती है, एक परास होती है कि यहाँ से यहाँ तक तापमान होना चाहिए। थर्मोमीटर पे क्या होता है वो तापमान। अगर आपने किसी थर्मोमीटर को देखा हो तो उस पर आप पाओगे कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 96 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है उस पर लिखा होता है। जैसे 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, इस तरह से उसमें टेम्परेचर रेंज लिखी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मीन्स ठोस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है उसको गर्म करने पर। जैसे बर्फ़ है वो पानी बन जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या है जिस पे पानी बन जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस पे ये होता है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बॉइल मतलब उबलना। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वो होता है, या बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पे अगर किसी द्रव को मैं गर्म कर रहा हूँ तो वो गैस में, वो वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। तो जनरली पानी के केस में पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी के केस में कितना बॉइलिंग पॉइंट और कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी के केस में। अगर आप इसी को फ़ारेनहाइट पैमाने पे देखते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर इसी को आप केल्विन स्केल पे देखते हैं तो 273 केल्विन और 373 केल्विन होता है। ठीक है। जो बड़ा है, जैसे 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस, ये है क्वथनांक। क्वथनांक बोले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, राइट। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम हिंदी में बोलते हैं गलनांक।
तो जनरली एग्ज़ाम के लिए आपको केवल सेल्सियस वाला याद रखना है। अगर आपने वो कन्वर्जन फार्मूला याद कर लिया तो आपको ये सब भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो बेटर है, आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम इज़। पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अजीब सी है और वो चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है। इस अजीब सा जो इसका नेचर है वो बहुत फ़ायदा करता है मछलियों को, जो तालाब और झीलों में जो चीज़ें होती है, मछलियाँ होती है, केकड़े होते हैं, क्रैब्स होते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए अंदर, क्योंकि उसके बिना वही एक ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। उसका रीज़न भी हम किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्यों कर पाते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पे वो फैलती है, ठीक है, जबकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर सिकुड़ता है। और सिकुड़ता कब तक है? अगर मैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूँगा, गर्म करने पे वो सिकुड़ेगा मीन्स पानी के जो एटम्स है वो क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, उनके बीच में जगह कम हो जाएगी और उसका आयतन जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। पानी एक ऐसी चीज़ है। और भी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें बिस्मत आता है, जिसमें एंटीमनी आता है, लेकिन आपको पानी का याद रखना है कि पानी एक अजीब सा बिहेवियर दिखाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक थोड़ा अजीब सा बिहेव दिखाएगा, उसके बाद ये नॉर्मल बिहेव दिखाएगा, जैसे अदर जो चीज़ें हैं वो दिखाती है। गर्म करने पर ये वापस से फैलने लगेगा। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम, इसका आयतन सबसे कम होगा। और जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे द्रव्यमान मास बटे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो अपना मास तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो अपनी जो डेंसिटी है डी वो बढ़ेगी क्योंकि जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि अगर 4/5 कोई चीज़ है, इसका मतलब है 0.8। अगर मैं 4/4 कर दूँ, मतलब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखूँ, नीचे वाले को मैंने कम कर दिया, तो मेरी वैल्यू हो गई 4/4 = 1, मतलब बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, राइट। तो पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन तो याद करना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। एक इकाई ग्राम या इकाई किलोग्राम, मैं बोल रहा हूँ इकाई वज़न जिसका हो, इकाई जिसका मास हो, द्रव्यमान हो, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इकाई ग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंने पदार्थ लिया जिसकी 1 ग्राम मात्रा ले ली, उस 1 ग्राम मात्रा का मैंने तापमान मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। 1 ग्राम मैंने वो लिया पदार्थ, उसका तापमान मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी ऊष्मा मेरे को देनी पड़ेगी वो कहलाएगी। यही पूछा गया है कि 1 डिग्री पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, मेयर फार्मूला इज़। मेयर फार्मूला क्या होता है? मेयर फार्मूला, आप ये टर्म आप जनरली 9th-10th में नहीं दी होती है, लेकिन पूछ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप अगर पढ़ते हो तो उसमें ये टर्म आती है। तो थर्मोडाइनमिक्स में आप पढ़ोगे कि Cp - Cv = R होता है। ये चीज़ आपने 11th, 9th, 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। Cp - Cv = R होता है। Cp जो है कांस्टेंट प्रेशर पे, जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रख दे, बोले तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा हो, तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको बोलेंगे हम Cp। जब वॉल्यूम, उसका आयतन जो है वो कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा को हम बोलेंगे Cv। और R जो है यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है। ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, हर गैस के लिए अलग अलग होता है। लेकिन एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी होता है जो कि पूरे यूनिवर्सल में सेम होता है, मतलब सारी गैसेस के लिए सेम होता है। उसमें हम मोलर मास से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हर गैस के लिए अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है कि Cp - Cv = R होता है किसी भी गैस के लिए। मेयर का फॉर्मूला है ये, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक ऐसी बॉडी, ए बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस ऑफ ईच वेवलेंथ एट एनी टेम्परेचर। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखना। ईच वेवलेंथ, किसी भी वेवलेंथ की किसी भी तरंग दे दे, वेवलेंथ मीन्स तरंग दे दे, राइट। और विच कैन एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ऑफ ईच वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ की, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? ऐसी बॉडी जो किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी वेवलेंथ की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती, सारे विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी।
एग्ज़ाम में ब्लैक बोर्ड ही लिखा होता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, काली बॉडी नहीं लिखा होगा वहाँ पे, ब्लैक बॉडी ही लिखा होगा, राइट। तो इसीलिए हम गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनते। क्यों? काले कपड़े क्या होता है कि सारी रेडिएशंस को, सारी विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब सारे विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो भैया कितनी गर्मी लगेगी आप सोच सकते हो। तो गर्मियों में हम काले कपड़े जनरली पहनना प्रेफर नहीं करते हैं। सर्दियों में तो हम पहनते हैं, सर्दियों में हम ब्लैक टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं, ब्लैक शर्ट्स पहन के घूमते हैं, लेकिन गर्मियों में हम जनरली नहीं पहनते हैं, राइट। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र का मोड क्या होता है? मोड बोले तो मीडियम, किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है वो चालन होता है, कंडक्शन। चालन कैसे होता है? जो ये एटम्स हैं, एटम्स बोले तो ये जो क्या बोलते हैं, परमाणु जो अणु होते हैं उसके, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर इधर से इधर तक ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो ये आपस में एक दूसरे में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेट मतलब आप समझते हो, वाइब्रेशन होने लग जाता है इनके बीच में। तो वाइब्रेशन कैसे होगा? ऐसे 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 ऐसे, मीन्स ये जो एटम है ये इधर 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 होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हीट फ्लो हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चालन। जो ये जो प्रोसेस से हीट फ्लो हो रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चालन, और ये जनरली सॉलिड में होता है। सॉलिड बोले तो ठोस पदार्थों में इस तरह से हीट फ्लो होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। तो ठोस पदार्थों में इस तरह से हीट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बोले तो द्रव के चलने की वजह से, द्रव के जो मूवमेंट की वजह से ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर बोले तो ऊष्मा स्थानांतरण, राइट। सो द्रव के संचलन की वजह से ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को क्या कहा जाता है? उस विधि को हम कहते हैं कन्वेक्शन। मीन्स अगर कोई पानी फ्लो कर रहा है, जैसे मैंने गर्म पानी लिया, उसको एक सरफेस पे गिरा दिया। सरफेस पहले ठंडा था, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, पानी जैसे जैसे बहेगा वो सरफेस गर्म होता रहेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे संवहन। संवहन बोले तो कन्वेक्शन, राइट। आपको याद करना है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में याद कर सकते हैं टर्म्स को, जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में इन टर्म्स को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम। ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें बिना मीडियम के ही काम चल जाता है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, कंडक्शन जब मैंने चालन बताया था तो उसमें एटम से एटम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब उसमें एटम्स की ज़रूरत थी। जो संवहन हो रहा था उसमें दोनों के बीच में कांटेक्ट आया था कि जो द्रव फ्लो कर रहा है वो किसी सरफेस पे टच हो, जो कन्वेक्शन के बारे में बताया था। लेकिन ऐसा जिसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? अब सूरज से जैसे ही सूरज की हीट पृथ्वी तक आती है तो हमको गर्मी लगती है ना, लगती है भैया, बहुत गर्मी लगती है। 50 तक तापमान पहुंच रहा है दुनिया का। तो इतनी जब गर्मी लगती है तो हीट वहाँ से यहाँ आ रही, तो कोई मीडियम ही नहीं है। वहाँ भी अंतरिक्ष में तो कुछ भी नहीं है, अंतरिक्ष में तो निर्वात है, वैक्यूम है वहाँ तो एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ से यहाँ तक हीट आ क्यों रही है? वो आ रही है रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन बोले तो विकिरणों की वजह से। वहाँ की सूरज की जो विकिरणें हैं वो यहाँ पे पृथ्वी तक आ रही है और अपना तापमान यहाँ पे बढ़ा रही है और हमको गर्मी फील होती है, राइट। तो रेडिएशंस को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। तो ये जो प्रोसेस है जो बिना किसी मीडियम के भी हो जाती है, बिना किसी माध्यम की भी हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे रेडिएशन। और रेडिएशन एक ऐसा माध्यम है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें बहुत बड़े टेम्परेचर की हमको ज़रूरत पड़ती है। मीन्स सूरज का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, तो बहुत अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कभी, मैंने अगला क्वेश्चन वही लिया है, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू हाई टेम्परेचर डिफरेंस। उच्च तापमान अंतर के कारण ऊष्मा प्रवाह का जो तरीका है वो भी रेडिएशन होता है। क्योंकि अगर कहीं बहुत ज़्यादा तापमान होता है ना तो वहाँ पे रेडिएशन से ही हीट ट्रांसफ़र होता है, बजाय कि कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन से, राइट। विकिरणों से ही हीट ट्रांसफ़र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लॉज आर देयर इन थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में कितने नियम होते हैं? थर्मोडाइनमिक्स में 3 नियम होते हैं, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। लेकिन जब आप डीपली थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो उसमें 4 लॉज आते हैं, उसमें एक थर्ड लॉ भी आता है, राइट। लेकिन जनरल जो हम 9-10 तक जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, जो जनरल साइंस में इंक्लूड की हुई होती है, उसमें 3 ही नियम होते हैं। तो आपको याद यही रखना है कि 3 नियम होते हैं, और एग्ज़ाम में अगर 3 और 4 दोनों में से ऑप्शन में हो तो आपको 3 पे टिक करना है, क्योंकि 4 तो बहुत हायर स्टडीज़ के लिए हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ अबाउट। मैं एक बार बता देता हूँ कि थर्मोडाइनमिक्स में जो 3 लॉज होते हैं वो ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ होता है।
तो जो 4 लॉ जो होते हैं, राइट, उसमें से जो चौथा लॉ है वो तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आता है। वो जनरली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता, वो हायर अप की जो ब्रांच है उसमें आता है। तो हम 3 लॉ की ही बात करते हैं। 3 लॉ में जो फर्स्ट लॉ आता है वो ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किस बारे में है, उसके बारे में हम जानते हैं कि ये जिस 2 ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, ठीक है। इसका टेम्परेचर माना 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर माना 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इन दोनों ब्लॉक को मैं कांटेक्ट में लाऊं मतलब मैंने इन दोनों ब्लॉक को ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे मैंने इन दोनों ब्लॉक को रख दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का तापमान सेम हो जाएगा। वो तापमान सेम आ जाएगा मतलब दोनों का जो तापमान है वो साम्य हो जाएगा, साम्य अवस्था में पहुंच जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। सो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके बारे में, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि यहाँ बड़े वाले से छोटे वाले में ऊष्मा फ्लो होगी, इसका तापमान बढ़ेगा, इसका तापमान कम होगा, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि दोनों का तापमान सेम हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। बहुत हाई टेम्परेचर का जो मेजरमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरोमीट्री। उस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोमीट्री। और ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको बोलते हैं पायरोमीटर्स, जो काफ़ी अच्छे अच्छे सेंसर्स होते हैं, उनके थ्रू हम हाई टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। बहुत कम टेम्परेचर मतलब ये नहीं 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 195 डिग्री सेल्सियस, माइनस 139 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक के थ्रू हम काफ़ी लो टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेस होती है। और क्रायोजेनिक में हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखना, लिक्विड नाइट्रोजन जनरली यूज़ करते हैं हम क्रायोजेनिक में काफ़ी कम तापमान मेज़र करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये क्वेश्चन है, इसमें मैं कन्वर्ज़न बताऊंगा कि किस तरह से हम कन्वर्ज़न करते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में तापमान के लिए, ठीक है। तो वैसे 4 यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन होती है, रैंकाइन स्केल होती है, ऐसे ऐसे रीमर स्केल भी होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस के लिए वो ये दोनों ही है, जनरली इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। इन दोनों के बीच में कन्वर्जन का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, F-32/9, यहाँ पे 32 है, राइट, इक्वल टू C/5। ये आपने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसी फार्मूले के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। F जहाँ पे है वहाँ पे आपको रखना है 113 फ़ारेनहाइट की वैल्यू, और C जो है यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखनी है। अगर दी हुई हो तो अगर फ़ारेनहाइट निकालना तो सेल्सियस की वैल्यू देगा, सेल्सियस निकालना तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू देगा। तो आपको कोई भी एक वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे हम रखने की कोशिश करते हैं और सोल्व करते हैं इसको कि क्या आता है। तो 113 माइनस 32/9, तो 113 माइनस अगर मैं 32 करता हूँ तो ये आता है 81/9, दैट इज़ इक्वल टू 9। तो मेरा जो C/5 है इसकी वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ से मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो C इज़ इक्वल टू 9 × 5, दैट इज़ 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब 113 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप इस फॉर्मूले से और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। और मैंने जो शुरू में बताया था कि -40 डिग्री सेल्सियस वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पे सेम होता है। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि होता है या नहीं होता। आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखिए, इसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 रखी है और सेल्सियस की वैल्यू निकालिए, क्या आती है, -40 डिग्री सेल्सियस ही आएगी। आप चेक करके देखिए एक बार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और एमी टेक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।